जीवन कोचिंग संस्थान आजमगढ़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और संविधान की क्लास को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। और आज का जो आपका विषय है वो है संघवाद या केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध को जानने से पहले सबसे पहले आपको संघवाद को समझना होगा। संघवाद वास्तव में होता क्या है। तो यदि भाषा पे आए तो जब संघवाद की बात आती है, केंद्र राज्य संबंध की बात आती है, तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था में संघवाद एक प्रमुख आधार था। और जो संघवाद है फेडरलिज्म शब्द है जो लैटिन भाषा के फोइडस से मिलकर बना हुआ है। फोइडस, जिसका अर्थ होता है संबंध, मतलब समझौता या संबंध। संघवाद आपको केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत, संघवाद में आपको केंद्र राज्य संबंध बताने हैं। और इस केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत हमने आपको बताया जो फेडरलिज्म है वो लैटिन भाषा के फोइडस शब्द से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है समझौता। जिसका अर्थ क्या होता है तो आप कहेंगे समझौता। अब बात आती है कैसा समझौता। राज्य और राज्य आपस में मिलकर, राज्य और राज्य आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करें। तो इसे संघवाद कहते हैं। एक बार फिर से हम आते हैं, देखते हैं संघवाद आपको पढ़ाना है या केंद्र राज्य संबंध पढ़ाना है। जो संघवाद फेडरलिज्म शब्द है वो लैटिन भाषा के फोइडस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है समझौता। मतलब राज्य और राज्य आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करें, इसे ही हम संघ कहते हैं। अब देखिए दो तीन चीज़ें आपको अभी स्पष्ट कर दी जाएंगी। एक होता है संघ और एक होता है परिसंघ। इसमें क्या अंतर होता है, छोटा सा अंतर आप देख लीजिएगा कि बार बार संघ और परिसंघ में अंतर पूछा जाता है। क्या होता है संघ और परिसंघ में अंतर। फिर हम आते हैं केंद्र राज्य संबंध के ऊपर। एक होता है संघ, एक होता है परिसंघ। देखिए जब राज्य और राज्य आपस में मिलकर, राज्य और राज्य आपस में मिलकर अपनी संप्रभुता को त्याग करते हुए, अपनी संप्रभुता को त्याग करते हुए एक संघ का निर्माण करें। एक संगठन का निर्माण करें तो उसे संघवाद कहते हैं। संघवाद का मतलब होता है जहां राज्य और राज्य आपस में मिलकर समझौता करें, साथ साथ अपनी संप्रभुता का त्याग कर दें। राज्य के 4 तत्व होते हैं, मैंने आपको बहुत पहले बताया था, आज एक बार फिर से रिवीजन कर दूं। राज्य के 4 तत्व होते हैं। सबसे पहला तत्व होता है भूभाग, फिर दूसरा होता है जनसंख्या, फिर होता है सरकार, फिर होता है संप्रभुता।
राज्य यदि पूछा जाए आपसे राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो आप कह दिएगा संप्रभुता। संप्रभुता के जो जनक हैं वो बोधा हैं, और संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। मतलब हम किसी बाह्य शक्ति को, संधि या समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो मतलब यदि आपने संप्रभुता का त्याग कर दिया है तो आप केंद्र की सारी बातों को मानेंगे। तो ऐसी व्यवस्था को संघवाद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखें तो भारत, क्या भारत में भी संघवाद है? भारत के सारे राज्य मिलकर संघ का निर्माण किए हैं। क्या भारत का कोई राज्य चाहेगा संघ से अलग होना, तो क्या वो अलग हो सकता है? तो आप कहेंगे नहीं। एक परिसंघ होता है, वो उसमें क्या होता है, इसमें राज्य और राज्य आपस में मिलकर समझौता करते हैं। राज्य प्लस राज्य आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, आपस में मिलकर संघ का निर्माण करते हैं। परंतु अपनी संप्रभुता का त्याग नहीं करते हैं, परंतु अपनी संप्रभुता का त्याग नहीं करते हैं। अब इसको आप समझिए कैसे। कह रहा है कि राज्य और राज्य आपस में मिलकर समझौता तो करते हैं, संघ का निर्माण तो करते हैं, लेकिन अपनी संप्रभुता का त्याग नहीं करते हैं। जैसे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 50 राज्य हैं, और ये 50 राज्य चाहें तो अमेरिकी संघ से अलग हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो संघ का निर्माण किया है वो परिसंघ है, संघ नहीं है। मतलब जहाँ राज्य और राज्य आपस में मिलकर संघ का निर्माण करें या केंद्र का निर्माण करें और उसके साथ साथ अपनी संप्रभुता को त्याग दें, तो इस तरह की चीज़ों को संघ कहा जाता है। जहां राज्य और राज्य आपस में मिलकर समझौता करें लेकिन अपनी संप्रभुता का त्याग नहीं करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम परिसंघ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में 50 राज्य हैं और 50 राज्य चाहें तो वो अमेरिकी संघ से अलग हो सकते हैं, इसीलिए इसे संघ और परिसंघ में परिभाषित किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि भारत में संघवाद कहाँ है। भारतीय संविधान में संघवाद, जब संविधान सभा में बैठकें चल रही थी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि भारत का संविधान, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, अंबेडकर ने क्या कहा था, बी आर अम्बेडकर ने, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था भारतीय संविधान, इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख लीजिएगा, भारतीय संविधान परिस्थितियों के अनुकूल एकात्मक और संघात्मक है। परिस्थितियों के अनुकूल एकात्मक और संघात्मक है। भारतीय संविधान परिस्थितियों के अकॉर्डिंग एकात्मक और संघात्मक है। मतलब भारतीय संविधान को संघवाद के तंज ढांचे में नहीं ढाला गया है। वो अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग एकात्मक भी, अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग संघात्मक भी है। तो पहले हम ये देखते हैं कि संघात्मक कैसे है, क्योंकि भाई केंद्र राज्य संबंध पढ़ना है तो ये चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है। अब बात आती है संघात्मक कैसे, तो कुछ पॉइंट्स आप नोट करिएगा। जैसे केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। संघात्मक कैसे, तो आप उसे देख लीजिए, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा।
आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जहां केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। इसके एक एक आर्टिकल्स को हम पढ़ेंगे। पहले हम देख रहे हैं भारतीय संविधान कैसे संघात्मक है, फिर हम देखेंगे कैसे एकात्मक है। दूसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका आपको हमने बताया था, जब हम आपको न्यायपालिका पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसे संघवाद का संतुलन चक्र भी कहा जाता है। यानी वो केंद्र और राज्य, जो उसका प्राथमिक कार्य होता है, वो केंद्र और राज्य के मध्य, राज्य के मध्य उठे विवादों को देखना। यानी इस हिसाब से भारतीय संविधान जो है वो संघवाद है। तीसरा, केंद्र और राज्य के मध्य सरकारें। केंद्र और राज्यों में अलग सरकारें। देखिए, केंद्र की अपनी सरकार होती है, राज्य की अपनी सरकार होती है। तो केंद्र में जो सरकार है वो राज्य के ऊपर नियमों को थोप नहीं सकती है, और राज्यों में जो सरकार है वो अपनी राज्य की सरकार अपने हिसाब से चलाएगी। फिर संसद के दोनों सदन, संसद के सदन, ये सारे लक्षण दिखाते हैं कि जो भारत में संघवाद है, मतलब भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, एकात्मक नहीं है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है कि भारतीय संविधान परिस्थितियों के अकॉर्डिंग एकात्मक और संघात्मक है। मतलब भारतीय संविधान को संघवाद के तंज ढांचे में नहीं डाला गया कि नहीं एकदम संघवाद ही रहेगा या एकात्मक ही रहेगा, संघात्मक नहीं रहेगा, या संघात्मक रहेगा एकात्मक नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें बताई गई थी। अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने आपको बताया कि संघवाद है, लेकिन अब देखिएगा भारतीय संविधान एकात्मक कैसे है। आपने संघवाद देख लिया, एकात्मक में पहला चीज देखिए आप। पहली चीज क्या कहता है कि अपशिष्ट शक्तियां, ये किसके पास होंगी? तो केंद्र के पास होती हैं, राज्यों के पास नहीं होती हैं। दूसरा, एक एक आर्टिकल पे आया जाएगा, पहले यहाँ देख लीजिए। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 कहता है कि राज्य सूची के विषय को यदि राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो आप कहेंगे केंद्र को। हो गई एकात्मक व्यवस्था। फिर तीसरा पॉइंट, केंद्र और राज्य के मध्य यदि कोई कानून बनता है और उस कानून को लेकर विवाद हो जाता है तो केंद्र का कानून मान्य होगा। केंद्र और राज्य में किसी कानून को लेकर यदि मतभेद होता है तो केंद्र का कानून मान्य होगा। फिर चौथी बात, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते कौन करता है? तो आप कहेंगे केंद्र सरकार करती है। संधि और समझौता कौन करता है? तो आप कहेंगे केंद्र सरकार करती है। फिर यदि आपातकाल के समय सारा नियंत्रण किसके हाथ में होता है? तो आप कहेंगे केंद्र सरकार के हाथ में होता है। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक के लक्षण भी मौजूद हैं। अब जो हम अगले टॉपिक पे चलेंगे वो हमारा होगा केंद्र राज्य संबंध। तो ये आपको अब तक क्या क्या बताया गया? आपको सबसे पहले चीज़ ये बताई गई संघवाद। संघवाद किसे कहते हैं? जो फेडरलिज्म शब्द है वो लैटिन भाषा के फोइडस शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है समझौता। यानी राज्य आपस में मिलकर से एक समझौता करें, वो होता है संघवाद। फिर आपको बताया गया संघ और परिसंघ में क्या अंतर होता है। वहाँ पे आपको ये बताया गया जब राज्य और राज्य आपस में मिलकर समझौता करें और अपनी संप्रभुता को बचाए रखें, संप्रभुता को त्यागे न। यही शब्द मेन है।
इसका त्याग यदि आपने कर दिया तो फिर आप परिसंग में आएंगे। यदि त्याग नहीं किया, यदि त्याग दिया तो आप संग हैं, यदि नहीं त्यागा तो परिसंग हैं। अब फिर आपको बताया गया भारतीय संविधान के बारे में, आपको बताया गया संघवाद भारतीय संविधान में कैसे आया। फिर उसके बाद आपको बताया गया अंबेडकर जी का वो कोटेशन कि जो भारतीय संविधान है वो परिस्थितियों के हिसाब से एकात्मक है और परिस्थितियों के हिसाब से संघात्मक है। पहले आपको बताया गया संघात्मक कैसे, तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका है, केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें हैं, संसद के दोनों सदन है। ये सारी चीज़ें साबित करती हैं कि हाँ भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। एकात्मक में आया तो अपशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं उसका इस्तेमाल कौन करता है, तो आप कहेंगे केंद्र सरकार करती है। फिर अनुच्छेद 249 क्या कहता है, अनुच्छेद 249 कहता है कि यदि राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य किसी कानून को लेकर विवाद होता है तो दो कंडीशन होती हैं। एक आर्टिकल कहता है केंद्र का कानून मान्य होगा और राज्य का कानून शून्य हो जाएगा। दूसरा आर्टिकल ये कहता है 252 254 में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। एक आर्टिकल कहता है कि नहीं, केंद्र का कानून प्रभावी होगा, राज्य का कानून नहीं माना जाएगा। फिर कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों के दौरान आपातकाल परिस्थितियों में किसका कानून मान्य होगा, तो केंद्र का कानून मान्य होगा। ये सारी व्यवस्थाएं साबित करती हैं कि भारत में परिस्थितियों के अकॉर्डिंग एकात्मक है और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग संघात्मक है। ये अब तक आपको एकात्मक और संघात्मक चीज़ें बताई गई हैं। अब जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो होगा केंद्र राष्ट्र संबंध। तो हमारा टॉपिक होगा केंद्र राज्य संबंध। इसको हम शुरू करें। केंद्र राज्य संबंध, कैसे कैसे केंद्र राज्य संबंध था और जो संघवाद आपको बताया गया। देखिए हर काल परिस्थिति में केंद्र और राज्य के मध्य अलग अलग संबंध थे। जैसे यदि हम बात करें 1950 से लेकर 1967 तक, एक बार 1950 से लगाकर 1967, ये वो समय था जब केंद्र में जिसकी सरकार उसकी सरकार राज्यों में भी, तो ये संघवाद का तंग ढांचा हुआ करता था। लेकिन चौथे आम चुनाव से 1967 से लगाकर 1971 तक यहाँ संघवाद थोड़ा सा ढीला हुआ था क्योंकि कई राज्यों में अलग अलग सरकारें आई थी। फिर इंदिरा गांधी जैसे 1971 में आती हैं, उसके बाद तंग संघवाद को हम देखते हैं। तो परिस्थितियों के हिसाब से संघवाद और परिसंघवाद की स्थिति लगातार बदलती रही है। जैसे आज का जो दौर है 2014 से पहले समझौतावादी सरकारें आती थी जिसे हम कहते थे गठबंधन की सरकारें। आज फिर केंद्र में फुल मेजोरिटी की सरकार है। अब देखिए प्रावधानों के स्तर पर केंद्र राज्य संबंध हम देखते हैं। प्रावधानों के स्तर पर राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए केंद्रीकृत संघवाद को अपनाया गया है। प्रावधानों के स्तर पर राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए केंद्रीकृत संघवाद को अपनाया गया है। किसे अपनाया गया, तो केंद्रीकृत संघवाद, केंद्रीकृत संघवाद को अपनाया गया है। प्रावधानों के स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र की अखंडता, एकता के लिए केंद्रीकृत संघवाद को अपनाया गया है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट करके आप लिखिएगा। नोट का जो पहला पॉइंट होगा ये प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा गया है।
जो भी प्रश्न जहाँ पूछा गया रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। ये प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है। भारतीय संविधान में क्वेश्चन कर दीजिएगा या नोट करके लिखिएगा, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। कनाडा ब्रैकेट में ओटावा कर दीजिएगा, कनाडा की राजधानी ओटावा है, आपको याद रहेगा। भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, तो आप कह दिया कनाडा से ली गई है। और नोट का दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा, नोट का दूसरा पॉइंट है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 में, भारत शासन, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 में पहली बार तीनों सूचियों का स्पष्ट उल्लेख है, तीनों सूचियों का स्पष्ट उल्लेख है। प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों का स्पष्ट उल्लेख कहाँ किया गया है, तो आप कह देगा भारतीय संविधान शासन अधिनियम 1935 में तीनों सूचियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, साथ ही साथ अपशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अपशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न जो पूछा गया था ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान में सूचियां किस अधिनियम से ली गई हैं। इन सूचियों का मतलब मैं अभी आपको बता दूं, 3 सूचियां होती हैं। एक होती है केंद्र सूची, एक होती है राज्य सूची, तीसरी होती है समवर्ती सूची, और इन सूचियों के अतिरिक्त अपशिष्ट शक्तियां भी होती हैं। तो प्रश्न जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अधिनियम में तीनों सूचियों का उल्लेख किया गया है, तो आप कह देगा भारतीय संविधान के भारत शासन अधिनियम 1935 में पहली बार तीनों सूचियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। 2 चीज़ें और हैं जिसे आप नोट का अगला पॉइंट करके लिखिए। 2 हो गया, तीसरा यहाँ लिख लीजिएगा। तीसरा पूछता है कि अपशिष्ट शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई हैं, तो आपकी अपशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो कनाडा के संविधान से ली गई हैं। अपशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से? कनाडा के संविधान से। चौथा प्रश्न है, नोट का चौथा पॉइंट जो है वो आपका ये है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची कहाँ से? आप कह देंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चार पॉइंट आपको नोट में बताए गए। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या बताया गया कि देखिए, शुरू से हम स्टार्ट करते हैं। केंद्र राज्य संबंध, प्रावधानों के स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, अखंडता के लिए भारतीय संविधान में केंद्रीकृत संघवाद को अपनाया गया। पहला पॉइंट क्या कहता है? प्रावधानों के स्तर पर राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए केंद्रीकृत संघवाद को अपनाया गया।
फिर वहाँ पे नोट करके कई पॉइंट आते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। जो भारत में संसद है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल है, संसदीय शासन व्यवस्था जो ली गई है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, लेकिन संघीय व्यवस्था जो ली गई है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। दोनों में आप अंतर करके रखिएगा। फिर कहता है सूचियाँ, जो 3 सूची होते हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इस पर अभी चर्चा होगी जब हम लोग अनुच्छेद 246, 47 की चर्चा करेंगे, तो वहाँ पे हम इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे होता है, केंद्र सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है, समवर्ती सूची क्या होती है, इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न है उस पर हम फोकस करते हैं। जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, किस अधिनियम में सबसे पहले सूचियों का उल्लेख किया गया है, तो आप कह देगा भारत शासन अधिनियम 1935 में। एक चीज़ और यहीं पे नोट का एक और पॉइंट आप बना लीजिएगा। देखिए, भारतीय संविधान में मूल संविधान जब लागू हुआ 395 अनुच्छेद थे कि नहीं थे? 395 अनुच्छेद थे। प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में अधिकांश प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में अधिकांश प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? तो आप कह देगा भारतीय संविधान में अधिकांश प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अधिकांश प्रावधान, लगभग 200 अनुच्छेद जो है वो लिए गए भारत शासन अधिनियम 1935 से ही। तो सूचियों का पहला उल्लेख कहाँ किया गया? तो आप कह देगा 1935 में। फिर केंद्र राज्य समवर्ती अपशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई? तो आप कह देगा कनाडा के संविधान से। फिर समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो आप कह देगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये कुछ नोट्स के पॉइंट थे। अब केंद्र राज्य संबंध की चर्चा हम करते हैं। तो केंद्र राज्य संबंध को हम देखते हैं आगे की तरफ। देखिए, यदि केंद्र राज्य संबंधों की बात की जाए तो केंद्र राज्य में 3 तरह के संबंध होते हैं। जो केंद्र राज्य संबंध की चर्चा हम करेंगे तो ये 3 तरह का संबंध होता है। जो सबसे पहला संबंध होता है विधायी संबंध। प्रश्न यहाँ से एक बार बार पूछा जा रहा है और ऐसा प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि लगभग सारे लोगों से गलत हो जा रहा है, क्योंकि वो 11-12 चलता रहता है दिमाग पे। तो केंद्र राज्य के मध्य 3 संबंधों की बात कही गई है। पहला होता है विधायी संबंध। क्या होता है? केंद्र राज्य विधायी संबंध। फिर होता है केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। केंद्र राज्य प्रशासनिक। फिर तीसरा जो होता है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। क्या आपको बताया जा रहा है? केंद्र राज्य संबंध, इसका पूरा ग्राफ आपके सामने रख दिया गया कि संघवाद किसे कहते हैं, परिसंघ कहते हैं, केंद्र राज्य संबंध कब कब अच्छे थे, कब कब खराब थे, वो सारी चीज़ें आपको बताई गई। प्रावधानों के स्तर पर क्यों भारत में केंद्रीकृत संघवाद को अपनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता और अखंडता के लिए, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई। अब हम प्रावधानों के स्तर पर आ रहे हैं। केंद्र राज्य संबंध, तो केंद्र राज्य संबंध जो स्तर पर होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक केंद्र राज्य विधायी संबंध होता है, एक केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध होता है, एक केंद्र राज्य वित्तीय संबंध होता है। इन तीनों संबंधों पर हमारी चर्चा आपसे होगी। और सबसे पहले जो यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है और सबसे गलतियाँ हो रही हैं। सबसे पहला प्रश्न जानते हैं यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? ये पूछा जा रहा है कि केंद्र राज्य विधायी संबंध का उल्लेख किस भाग में है? तो देखिए, याद रखिए, केंद्र राज्य विधायी संबंध का उल्लेख भाग 11 में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध का उल्लेख कहाँ है? तो आप कह रहे हैं भाग 11 में है। लेकिन केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उल्लेख कहाँ है? तो आप कह देगा भाग 12 में। ये पहला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध के टॉपिक का पहला प्रश्न है।
जो इस समय एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड क्या कर रहा है? ये प्रश्न आपका ट्रेंड कर रहा है कि केंद्र राज्य विधायी संबंध का उल्लेख किस भाग में है। फिर विधायी संबंध भाग 11 में है, प्रशासनिक संबंध भाग 11 में, लेकिन जो वित्तीय संबंध है वो आपका कहाँ पे है? तो आप कहेंगे भाग 12 में है। अब एक एक चीज़ को हम उठाएंगे। कैसे? जैसे केंद्र राज्य विधायी संबंध, केंद्र राज्य विधायी संबंधों में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिर केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, फिर केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। जब इन सारी चीज़ों पर एक एक करके एनालिसिस हो जाएगा तब ये आपका पूरा टॉपिक समाप्त होगा। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक उठाते हैं वो है हमारा केंद्र राज्य विधायी संबंध। तो जिस टॉपिक को हम आज उठाएंगे वो है हमारा केंद्र राज्य विधायी संबंध। हमारा टॉपिक है केंद्र राज्य विधायी संबंध। जो सबसे पहला सवाल है किस भाग में है? तो आप कहते हैं भाग 11 में। कहाँ पे केंद्र राज्य विधायी संबंध? तो आप कहते हैं भाग 11 में। अगर अनुच्छेद की बात पूछ ले तो आपके अनुच्छेद 245 से लगा के 255 तक भाग आपका पूछ रहा है। तो भाग 11 में आर्टिकल्स की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 245 से लगाकर 255 तक। अब आते हैं हम एक एक अनुच्छेद। देखिए जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहाँ पर होगा केंद्र राज्य संबंध के बारे में, चाहे वो विधायी हो, चाहे वो आपका वित्तीय हो, चाहे वो प्रशासनिक हो, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला अनुच्छेद आता है वो आता है अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 क्या कहता है उसको आप ध्यान से सुनिएगा, पहले सुन लीजिए फिर लिखिएगा। अनुच्छेद 245 कहता है कि संसद संपूर्ण भारत के लिए, जो संसद है आपकी वो संपूर्ण भारत के लिए, भारत के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। और जो राज्य सरकार है वो अपने राज्यों के लिए कानून बना सकती है। जो संसद है, अनुच्छेद 245 क्या कहता है? संसद जो है वो संपूर्ण भारत के लिए, संपूर्ण भारत के लिए या उसके किसी एक विशेष क्षेत्र के लिए, किसी क्षेत्र के लिए तथा राज्य विधानमंडल अपने राज्य के लिए कानून बना सकते हैं। फिर से एक बार आते हैं हम केंद्र राज्य विधायी संबंध हम देख रहे हैं। केंद्र राज्य विधायी संबंध का उल्लेख कहाँ है? आप कहेंगे भाग 11 में है। किस अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 245 से 255 तक है। अनुच्छेद 245 पे हम सबसे पहले आते हैं। ये क्या कहता है कि संसद संपूर्ण भारत के लिए, जैसे संसद ने कोई कानून बनाया तो वो कानून सारे भारत पर लागू होगा। कह रहा है किसी क्षेत्र के लिए, यदि मान लीजिए जम्मू कश्मीर या मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं जहाँ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं उनके लिए कोई अलग से कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र बना सकता है। राज्यों के लिए जो कानून होगा वो राज्य विधान मंडल बनाएगा। सीधी से कहने का मतलब बात ये है कि संसद सारे भारत के लिए कानून बनाएंगे और जो विधान मंडल होते हैं वो अपने जो विधानमंडल होते हैं, जो विधानसभाएं होती हैं वो संबंधित राज्यों के लिए कानून बना सकती हैं। ये बात कही गई है। फिर अब यहाँ पे अनुच्छेद 246 को आप देखिएगा ध्यान से। अनुच्छेद 246 अनुच्छेद 246 क्या कहता है कि संसद और विधानमंडल जो कानून बनाएं
वो अनुसूची 7 के अनुरूप हो और बात समझ में आ रही है। यहाँ पे कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? भारत को और राज्यों को। यहाँ पे कह रहा है कि संसद या विधानमंडल जो कानून बनाए वो अनुसूची 7 के अनुरूप हो, अनुसूची 7 के अनुरूप हो। अब ये क्या है, इसी को आपको समझना है। संसद या विधानमंडल वो कानून बनाए जो अनुसूची 7 के अनुरूप हो, मतलब अनुच्छेद 246 में अनुसूचियों का वर्णन किया गया। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो आप कह देंगे 3। राज्य विधानमंडल या संसद ऐसे कानून बनाए जो अनुसूची 7 के अनुरूप हो, मतलब सूचियों का स्पष्ट उल्लेख कहाँ किया गया? तो आप कह देंगे अनुच्छेद 246 में। यहाँ कहा गया है कि एक केंद्र सूची होगी, एक राज्य सूची होगी और एक समवर्ती सूची होगी। केंद्र सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अब ये तीनों अनुसूचियों का हम फिर से एक बार पुनः व्याख्या कर रहे हैं। केंद्र सूची मतलब वो सूची होती है जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। केंद्र सूची वो सूची होती है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची वो सूची होती है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। समवर्ती सूची वो सूची होती है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। और विषय की बात की जाए तो केंद्र सूची में जो है वो 100 विषय हैं, राज्य सूची में जो विषय हैं वो 61 हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो एक लाइन में आप थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आप लिख लीजिए केंद्र सूची में कौन कौन से विषय होते हैं, तो थोड़ा सा एक बार चर्चा और हो जाए। संघ सूची, देखिए संघ सूची वह सूची होती है जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय लिखे गए होते हैं। संघ सूची वह सूची होती है जिस पर राष्ट्रीय महत्व के विषय लिखे गए होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के। और वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। संघ सूची क्या कहती है? संघ सूची कहती है कि संघ सूची में वो विषय लिखे जाते हैं जिनका राष्ट्रीय महत्व होता है। अब वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए 100वां विषय क्या है, तो आप कह दीजिएगा सर्विस टैक्स या सेवा कर, जो भी हाल में जोड़ा गया सेवा कर, सर्विस टैक्स जिसे हम कहते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे महत्वपूर्ण आती है, वो ये आती है मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे। तो मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, बाद में इन्हें बढ़ाकर 100 कर दिया गया। संघ सूची में क्या आपको बताया गया? संघ सूची के बारे में, संघ सूची के बारे में आपको ये बताया गया कि इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे जाते हैं, राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे जाते हैं। वर्तमान में इन विषयों की संख्या कितनी है? 100 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन पर कानून संघ सूची केंद्र सरकार बनाएगी। 100वां विषय कौन सा रखा गया था? तो वो सर्विस टैक्स रखा गया था या सेवा कर। मूल संविधान में कितने विषय थे? तो 97 थे। कुछ ऐसे विषय हैं जो संघ सूची से संबंधित हैं, उन्हें आप लिख लीजिएगा। जैसे रक्षा, संघ सूची के जो प्रमुख विषय तो लिखिएगा रक्षा। रक्षा में तीनों सेनाएं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। आयुध निर्माण,
आयुध निर्माण, गोला बारूद, आयुध निर्माण, गोला बारूद, विस्फोटक, परमाणु ऊर्जा सीमा शुल्क, परमाणु ऊर्जा सीमा शुल्क, परमाणु ऊर्जा सीमा शुल्क, आयात निर्यात शुल्क, आयात निर्यात शुल्क, बैंकिंग, जनगणना, जनगणना को आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। देखिए हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, लेकिन इस बार नहीं हो पाई है कोविड की वजह से, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है जनगणना किस सूची का विषय है, तो आप याद रखिएगा जनगणना केंद्र या संघ सूची का विषय है। जनगणना के बाद आता है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के बाद नागरिकता, नागरिकता के बाद निर्वाचन आयोग, इत्यादि कर दीजिएगा। 100 विषय पूरे होते, कुछ महत्वपूर्ण विषय आपको बताए गए हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं भी इसी में आती हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय मार्गों की सुरक्षा, ये सारी चीज़ें आती हैं। अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो संघ सूची के विषय होते हैं। अब दूसरा राज्य सूची का विषय, ये था आपका संघ सूची। दूसरी होती है राज्य सूची। देखिए इसमें क्षेत्रीय महत्व की विषय रखे रहते हैं। क्षेत्रीय महत्व, क्षेत्रीय महत्व के विषय रहते हैं, क्षेत्रीय महत्व के विषय रहते हैं। और मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में कुल 66 विषय थे। मूल संविधान में राज्य सूची में कितने विषय थे, तो आप कह दीजिएगा मूल संविधान में राज्य में कुल 66 विषय थे। वर्तमान में कितने हैं, तो आप कह रहे वर्तमान में 61 हैं। अब इनमें क्या क्या आता है, 61 विषयों में आता है पुलिस, पुलिस जो महत्वपूर्ण विषय, पुलिस, लोक व्यवस्था, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। कानून व्यवस्था जो होता है, लोक व्यवस्था, वो राज्य सूची का विषय है। लोक व्यवस्था, कारागार, कारागार सुरक्षा, कारागार सुरक्षा, ऐसे कर करके बहुत से ऐसे विषय, जैसे संचार, कृषि, पशुधन, संचार, कृषि, पशुधन इत्यादि बहुत से विषय आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। तीसरा होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। पहली चीज़, जो समवर्ती सूची में कुल विषय कितने थे, तो आप कह कुल विषय थे 47। वर्तमान में कितने हैं, तो आप कह देगा 52। समवर्ती सूची का बस 2-3 ऐसे टॉपिक हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं, जैसे शिक्षा। देखिए शिक्षा मंत्री बदल गए हैं, अब याद रखिएगा। दूसरा जो है उसको एकदम इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा। यही आपसे अगर सूचियों से कोई चीज़ पूछी जाती है तो यही आपसे पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? सामाजिक आर्थिक विकास, सामाजिक
आर्थिक विकास, ये बार बार पूछा गया है, कम से कम दसनों बार पूछा गया। सामाजिक आर्थिक विकास किस चीज़ का विषय रहे, तो किस सूची का विषय, तो आप कहिएगा समवर्ती सूची का विषय। तो ये अब तक जो हम देख रहे थे वो अनुच्छेद 246 के अंतर्गत देख रहे थे। अब हमारा जो केंद्र राज्य विधायी संबंध में आएगा वो है अनुच्छेद 247। अनुच्छेद 247 क्या कहता है? अनुच्छेद 247 कहता है कि अच्छे प्रशासन के लिए संसद अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। अच्छे प्रशासन के लिए संसद अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकती है। संसद अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकती है अच्छे प्रशासन के लिए। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियों का जो प्रयोग होता है, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। किसे? तो आप कहेंगे संसद को है। संसद अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकती है। जो तो भारतीय संसद को अधिकार है कि वो अच्छे प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 248 कहता है अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को है। अनुच्छेद 249 को आप इंपॉर्टेंट करिएगा। अनुच्छेद 249 कहता है कि राज्यसभा यदि राज्य सूची के विषय को राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पर कानून केंद्र बनाएगी। राज्यसभा राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पर कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र बनाएगी। इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, ऐसा कानून 1 वर्ष के लिए लागू होता है। ऐसा कानून यही प्रश्न पूछा था, 1 वर्ष के लिए लागू होता है। ऐसा कानून जो होता है वो कितने दिनों के लिए लागू होता है? तो आप कहेंगे 1 वर्ष के लिए लागू होगा। अब बात आती है 250, अनुच्छेद 250 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो आप कहेंगे संसद को है। फिर आता अनुच्छेद 251। ये कहता है यदि किसी विषय पर संसद ने भी कानून बनाया हो और विधानमंडल ने कानून बनाया हो, यदि किसी विषय पर संसद ने भी कानून बनाया हो और विधानमंडल ने भी कानून बनाया हो, दोनों कानूनों में विरोध की स्थिति हो तो विधानमंडल का कानून शून्य हो जाएगा। क्या कह रहा है अनुच्छेद 251? कह रहा है किसी विषय पर संसद ने कानून बनाया हो और विधानमंडल ने भी कानून बनाया हो और दोनों में विवाद की स्थिति हो तो जो विधानमंडल का कानून होगा वो शून्य हो जाएगा। अनुच्छेद 252 2 या 2 से अधिक राज्य अपने कानून बनाने का अधिकार यदि संसद को दे देते हैं तो ऐसे विषयों पर कानून कौन बनाएगा? संसद। यदि राज्य अपनी सहमति से यदि कानून बनाने का अधिकार संसद को दे देते हैं तो उस विषय पर कानून संसद बनाएगा। अनुच्छेद 253 ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते का क्रियान्वयन।
अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते का क्रियान्वयन संसद करेगी। अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते का क्रियान्वयन संसद करेगी। और लास्ट है आपका अनुच्छेद 254। ये कहता है कि केंद्र और राज्य के मध्य यदि किसी भी बात को लेकर कोई विवाद होता है तो यहाँ आपको बताया गया है केंद्र का कानून शून्य हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि तब वहाँ पर केंद्र का कानून प्रभावी होगा, शून्य होने की बात नहीं, प्रभाविता की बात है। तो अनुच्छेद 254 कहता है कि यदि संसद और विधानमंडल किसी कानून को बनाते हैं, यदि इन पे विवाद होता है तो जो केंद्र का कानून होगा वही प्रभावी होगा, केंद्र का कानून प्रभावी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। केंद्र राज्य संबंधों के बीच चर्चा हो रही थी। केंद्र राज्य विधायी संबंध को हमने देख लिया था। जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम देखेंगे केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध क्या है। धन्यवाद।